हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य कुमार सिंह आप सभी का एमबाइब के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम लोगों को एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो स्टूडेंट्स, अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। एसबीआई ने 4 अक्टूबर यानी 4 अक्टूबर को एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। और इस बार एसबीआई ने जो वैकेंसीज अनाउंस की हैं एसबीआई पीओ के पोस्ट के लिए, वो वैकेंसीज़ का नंबर है 2056 यानी 2056 वैकेंसीज एसबीआई ने अनाउंस की है। तो स्टूडेंट, जब से एसबीआई ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स और ईमेल्स आए हैं कि उन्हें फॉर्म फिल करने में काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि हमें एसबीआई पीओ का फॉर्म कैसे फिल करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं एसबीआई पीओ का फॉर्म हमें कैसे फिल करना है। तो स्टूडेंट, एसबीआई पीओ का फॉर्म फिल करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है sbi.co.in/web/careers। यहाँ पर हमें जाना है लेटेस्ट अनाउंसमेंट के सेक्शन में। और यहाँ पे लेटेस्ट अनाउंसमेंट के सेक्शन में आप सबसे पहले टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। यहाँ पर हमें क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पर। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन विंडो खुल जाएगी। रजिस्ट्रेशन विंडो में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ से हम नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। और स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं। और आप एप्लीकेशन प्रिंट की आपकी लास्ट डेट होगी 9 नवंबर। और फ़ी पेमेंट भी आप 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, फॉर्म फिल करते टाइम एक बहुत सिंपल सा रूल होता है कि आप लास्ट डेट का वेट मत करिए। ट्राई ये करिए कि अगर आपकी लास्ट डेट 25 अक्टूबर है तो आप 15 से 20 अक्टूबर तक ही आप अपना फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारा रश हो जाता है और उस टाइम पे हमें फॉर्म फिलिंग में काफ़ी बार सर्वर डाउन हो जाता है, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं कि हम नए रजिस्ट्रेशन से कैसे फॉर्म फिल करेंगे। सबसे पहले हमें क्लिक करना है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक करा, यहाँ पर अब मेरे को अपना फर्स्ट नेम इंसर्ट करना है। ये आपसे बोलेगा कंफर्म करिए अपना फर्स्ट नेम। इसी तरीके से आप यहाँ पर अपना मिडल नेम डाल देंगे। मिडल नेम भी आपको कंफर्म करना पड़ेगा। फिर आएगा आपका लास्ट नेम, और यहाँ पर आप अपना लास्ट नेम एक बार डाल करके दूसरी बार आपको कंफर्म करना होगा। एसबीआई भी ये इसलिए आपसे डबल कंफर्मेशन लेता है कि आपके नाम में कोई भी गलती ना हो पाए। फिर इसके बाद आता है मोबाइल नंबर का ऑप्शन। तो स्टूडेंट, मोबाइल नंबर फिल करते टाइम एकदम एग्जैक्ट मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपका वर्किंग मोबाइल नंबर हो, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं एसबीआई आपको वो सारे नोटिफिकेशंस का एसएमएस सेंड करती है जो भी अनाउंसमेंट होंगी आपकी। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। फिर इसके बाद आपको मोबाइल नंबर भी एक बार कंफर्म करना होता है। फिर इसके बाद ये आपसे एसबीआई पूछता है कि ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है स्टूडेंट ऑप्शन आता है ईमेल आईडी का। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर आप अपना डोमेन सेलेक्ट करेंगे। डोमेन क्या होता है, जैसे @gmail.com, yahoo.com। तो यहाँ पर जैसे मेरा डोमेन है gmail.com। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर आपसे बोलेगा सिक्योरिटी कोड। ये जो नीचे कोड दिख रहा है ये कोड आपको इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ पे कोड इंसर्ट कर देते हैं QZX6Q। इसके बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पर। अब ये आपसे पूछेगा कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, और अगर आप एकदम श्योर हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और मेरा पासवर्ड भी आ चुका है। अब इसके बाद स्टूडेंट ही हमसे बोलता है स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पर हमें फ़ोटोग्राफ पोस्ट करनी होगी अपनी। तो यहाँ पर फोटोग्राफ के लिए कुछ गाइडलाइंस भी होती है हमारे पास, तो चलिए वो गाइडलाइंस भी देख लेते हैं। जैसे आप गाइडलाइंस देखेंगे यहाँ पर, तो आपको दिया हुआ है कि फ़ोटोग्राफ का साइज़ क्या होना चाहिए। 4.5 से 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेंथ आपकी होगी 4.5 और ब्रेड्थ होगी 3.5। इसके अलावा आपके डायमेंशंस होंगे फ़ोटो के
200 बाई 230 पिक्सल्स, आपका साइज होगा 20 KB टू 50 KB के बीच में, और यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी फोटोग्राफ से रिलेटेड। फिर यहाँ पर मैं गया चूज़ फाइल पे क्लिक करना है हमें। चूज़ फाइल पे क्लिक करते ही यहाँ पर जहाँ पर भी जिस फोल्डर में आप लोगों ने अपनी इमेज सेव कर रखी होगी अपनी फ़ोटोग्राफ, आप वहाँ पे जाएंगे और अपनी फ़ोटोग्राफ को सेलेक्ट करके आप यहाँ ओपन कर देंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ पर आपकी फ़ोटोग्राफ विजिबल हो जाएगी। इसके बाद इसी तरीके से सेम आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। ये आपके फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पेज पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर सबसे पहली डिटेल में आपका आता है कैटेगरी का ऑप्शन। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC, जनरल या फिर EWS। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी सेलेक्ट करी। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद भी आपसे एक बार कंफर्मेशन मांगता है, तो आप यहाँ पर फिर मैं ओके कर दूँगा। अब यहाँ पे सबकास्ट जनरल कैटेगरी में कुछ भी नहीं होती है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपके लिए मैंडेटरी फील्ड नहीं होगी वो ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो जाएगी। जैसे अब मैं यहाँ पर फिल करना चाहूँ कुछ, तो मैं नहीं फिल कर सकता हूँ। फिर पूछ रहा है कि आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर 40% से ज़्यादा है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पर नो करेंगे। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी होती है इन केस और आप यस करते तो यहाँ से आपसे पूछता है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। जो भी आपको डिसेबिलिटी का टाइप होता है वो सारे आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। फिर इसके बाद पूछता है आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरिब्रल पैल्सी एंड योर राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड। क्या आपकी राइटिंग स्पीड पे कोई इशू है इसका, तो ये भी आपका नो हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपने यहाँ पे क्लियरली पहले ही मेंशन कर दिया था कि आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी नो है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए नो हो चुके हैं। यहाँ पर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि वेदर योर डोमिनेंट राइटिंग हैंड इज अफेक्टेड। जिस राइटिंग हैंड से आप काम करते हैं कि आपका वो राइटिंग हैंड में कोई इशू है, तो यहाँ पे भी नो आएगा क्योंकि डिसेबिलिटी में नो कर रखा है मैंने। क्या आपको कॉम्पेंसेटरी टाइम चाहिए एग्जामिनेशन में। कॉम्पेंसेटरी टाइम सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनका डिसेबिलिटी का कॉलम यस होगा। फिर इसके बाद पूछता है डू यू इंटेंड टू यूज़ द सर्विस ऑफ अ स्क्राइब। क्या आपको स्क्राइब चाहिए एग्जाम में। स्क्राइब के लिए क्या गाइडलाइंस होती हैं वो भी देख लेते हैं। द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब वुड बी अलाउड टू अ पर्सन हु हैज़ डिसेबिलिटी ऑफ 40% और मोर। यहाँ पर आप स्क्राइब से रिलेटेड सारी गाइडलाइंस फॉलो पढ़ सकते हैं एक बार। और यहाँ पर स्क्राइब का क्लियरली मतलब हो जाता है स्टूडेंट कि आपको क्या एग्जामिनेशन में किसी हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आ गया आपका नो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नो करा हुआ था। फिर आई एक्सेप्ट द गाइडलाइन फॉर स्क्राइब। फिर इसके बाद पूछता है रिलीजन टू विच यू बिलोंग। आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर मैंने रिलीजन डाल दिया। वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी। क्या आप किसी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं यस, अदरवाइज आप यहाँ पर नो फिल कर दीजिए। आर यू एन एक्स सर्विस मैन। क्या आप एक्स सर्विस मैन हैं। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो फिल कर देंगे। फिर इसके बाद पूछता है पीरियड ऑफ सर्विस इन मंथ। तो मतलब आपने कितने महीनों तक वहाँ पर जॉब करी थी, जो भी आपकी एक्स सर्विस थी। प्लीज़ मेंशन द नंबर ऑफ ओकेशंस ऑन विच यू हैव अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन SBI। चांसेस विल बी काउंटेड फ्रॉम एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 18th April 2010। अपेयरिंग इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंडक्टेड एज अ चांस। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्लियरली बोल रहा है कि 18 अप्रैल 2010 के बाद आपने SBI के जितनी बार भी एग्ज़ाम्स दिए हैं वहाँ पर इसका काउंट आपको डालना है। बट अगर आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का काउंट नहीं काउंट होगा। यहाँ पर आपका क्लियरली सिर्फ मेंस के एग्ज़ाम का काउंट होगा। जैसे इससे पहले मैं 2 बार SBI PO मेंस दे चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर सीधा 2 डालूँगा। फिर अब आगे बढ़ते हैं। डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट। क्या आपके ऊपर कोई डिफ़ॉल्ट है। उम्मीद करता हूँ कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर इस टाइप का कुछ इशू होगा, लोन का, क्रेडिट का, या किसी का सिविल रिपोर्ट में कुछ इशू हो। तो यहाँ पर आप क्लियरली कर देंगे नो। फिर पूछ रहा है डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड एंटीसेंट। क्या आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा निगेटिव है, तो यहाँ पर भी आप इसे नो कर देंगे। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द क्लरिकल कैडर। क्या आप SBI में ही क्लर्क पोस्ट पर आप पोस्टेड हैं, तो यहाँ पर भी नो आ जाएगा। अगर आप SBI क्लर्क हैं तो यहाँ पर आप यस फिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने नो फिल कर दिया।
आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द ऑफिसर, क्या आप ऑफिसर रैंक पर SBI के एम्प्लॉई हैं? यहाँ पर आ गया नो। आर यू एन एक्स एम्प्लॉय, क्या आप SBI के एक्स एम्प्लॉई हैं जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है क्लरिकल पोस्ट से? यहाँ पे भी आप नो फिल कर देंगे। ये डिपेंड करेगा, अगर कोई SBI में क्लर्क में जॉब करता था SBI क्लर्क की और उसने रिज़ाइन करके फॉर्म फिल कर रहा है दोबारा, तो उसके लिए यहाँ पर यस आ जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन पूछा है, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइन फ्रॉम बैंक, क्या आप एम्प्लॉय एक्स एम्प्लॉय हैं SBI के और आप ऑफिसर लेवल पर थे और आपने रिज़ाइन करके आप दोबारा से फॉर्म फिल करना चाहते हैं? तो अगर आप यस करते हैं तो मतलब आप SBI में पहले ऑफिसर रैंक पर आप पोस्टेड थे, अब आपने रिज़ाइन करके आप दोबारा से फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो फिल करूँगा। प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो यहाँ पर क्लियरली हो गया आप एलिजिबल टू अप्लाई हो। फिर पूछता है पेन नंबर, या यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका पेन नंबर क्या है। मैं यहाँ पर अपना पेन कार्ड का नंबर डाल दूंगा। फिर यहाँ पर नेशनलिटी आ गई इंडियन। स्टेट, आप कहाँ पर अपना सेंटर ऑफ एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया कर्नाटका। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप कर्नाटका में कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसी तरीके से आप जो भी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, एज्यूम करिए मैं स्टेट सेलेक्ट करता हूँ आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश के एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना स्टेट सेलेक्ट करा कर्नाटका, और मेरा सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन मैंने कर्नाटका में सेलेक्ट करना है मेरे को। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके आसपास जो भी जगह होगी कर्नाटका की, आप वो फिल करेंगे। जैसे मैं बेंगलोर में हूँ, तो मैंने यहाँ पे बेंगलुरु फिल कर दिया। अब आप मेन एग्ज़ाम अपना कहाँ पे देना चाहते हैं, तो PO के वैकेंसीज़ में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपने क्लर्क प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम आप अलग अलग स्टेट में भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने दोबारा से सिलेक्ट कर लिया कर्नाटका, और यहाँ मैंने सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन अपना डाल दिया बेंगलोर। आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID व्हेन अपेयरिंग फॉर द एग्ज़ामिनेशन, जब आप एग्ज़ाम देने आएंगे तो आप अपनी कौन सा ID प्रूफ लेकर के आएंगे, आप यहाँ पे डालिए, और आप यहाँ से यहाँ पे ID प्रूफ का नंबर पूछेगा। अगर आप पासपोर्ट लेकर आते हैं, पासपोर्ट का नंबर, आधार कार्ड लेकर आते हैं तो आधार कार्ड का नंबर। यहाँ पर मैंने डाला पैन कार्ड। अब मेरा पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे मुझे डालना है, और यहाँ पे मेरा ID प्रूफ नंबर यानी पैन कार्ड नंबर मैंने डाल दिया। इसके बाद आपसे पूछेगा आपकी पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। फिर यहाँ पर आपकी एज भी ये शो करेगा कि 1 अप्रैल 2021 को आपकी क्या एज है। यहाँ पर आप अपना जेंडर डाल देंगे। क्या आपके ब्रदर और सिस्टर हैं, अगर ब्रदर और सिस्टर हैं, ट्विन ब्रदर या सिस्टर हैं, तो आप यस डालेंगे, अदरवाइज़ आप नो डालेंगे। मतलब क्या आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है। इसके बाद आप यहाँ पर अपना डालेंगे मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड, मैरिड, विडो, विडोवर, डाइवोर्स्ड और जुडिशियली सेपरेटेड। तो यहाँ पर मेरा आ गया अनमैरिड। यहाँ पर आपको डालना है आपके फादर का नाम, तो मैंने अपने फादर का नाम यहाँ पर डाल दिया, फादर का मिडिल नेम और फादर का लास्ट नेम। यहाँ पर आपको डालना है आपकी मदर का नेम, फर्स्ट नेम, जैसे मिडिल नेम अगर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी कर सकते हैं। स्पाउस नहीं होगा क्योंकि आपने अनमैरिड सेलेक्ट करा है ऊपर। अब फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, आपको अपना एड्रेस यहाँ पर देना है। जैसे मैंने अपना एड्रेस यहाँ पर दे दिया एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस में। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप जहाँ पे भी रहते हैं आसपास उसका आपका पिन कोड आ जाएगा लोकेशन का। अगर आप सेम एड्रेस करस्पॉन्डेंस वाला ही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं अपना परमानेंट एड्रेस भी।
यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, यहाँ पर आपका स्टेट आ जाएगा और यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका होम एड्रेस होगा उसका आपका पिन कोड आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो जीएसटी इनवॉइस आएगा उसके लिए भी आप अपना एड्रेस चूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस। और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे अमाउंट आ जाएगा फॉर्म फिलिंग का। अब इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि आपकी सारी डिटेल्स वैलिडेट हो गई हैं या नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा वैलिडेट ऑफ डिटेल्स, वैलिडेट योर डिटेल्स, तो यहाँ पर पॉपअप आ गया कि ibpsonline.ibps.in सेज वेरीफाइड सक्सेसफुली। मैंने ओके पे क्लिक करा। अब मैं क्लिक करूँगा सेव एंड नेक्स्ट। अब इसके बाद आपसे पूछेगा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आप ग्रेजुएशन में आपने मतलब रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं या आप पास कर चुके हैं ग्रेजुएशन, तो मैंने यहाँ पे डाला पास। आपने कौन सी डिग्री से किया था, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, बीबीए, जो भी आपने किया था, जैसे यहाँ पे साइंस हो गया। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आप और कॉलेज आप क्या, यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम डालना है। प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन आपका इंस्टीट्यूट कौन सी प्लेस पर था। आपका रिज़ल्ट कौन से डे पे डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ने या आपके मतलब कॉलेज ने, यहाँ पर आ जाएगा आपका जो भी डेट रहेगी आपके रिज़ल्ट की। यहाँ पर आ जाएगा कि आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या थे ग्रेजुएशन में। यहाँ पर आपको अपनी ग्रेड सेलेक्ट करनी है। तो जनरली 60% से ऊपर आपका फर्स्ट क्लास हो जाता है और 50 to 60 के बीच में सेकंड क्लास और उससे नीचे आपका थर्ड क्लास। फिर ये सारी अगर आपने इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री करी है तब आपको यहाँ पर अपनी डिटेल डालनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तब डिटेल डालनी है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं डालनी, मैंडेटरी नहीं होती है। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा वेदर डिज़ायरियस ऑफ टेकिंग प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। तो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग SC ST या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए ही सिर्फ अवेलेबल होती है। अब इसके बाद आपसे पूछेगा लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। तो जैसे मैंने यहाँ लैंग्वेज में डाला हिंदी, रीड, राइट, स्पीक। इसके बाद सेकंड लैंग्वेज मैंने यहाँ पे चूज़ कर ली हमारी इंग्लिश। यहाँ पर आप तो स्टूडेंट, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को ये होता है कि सर मेरे को इंग्लिश बोलने में इशू आता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, हिंदी, इंग्लिश या आपकी रीजनल लैंग्वेज, वो वहाँ पर आप सबसे पहले टॉप पर आप वही लैंग्वेज मेंशन करेंगे, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग होगी ना रिजल्ट के बाद वो लैंग्वेज बेस्ड ही आएगी। अगर आप बंगाली डालते हैं कि आपके बंगाली लैंग्वेज की प्रेफरेंस होगी, तो SBI आपको कोशिश यही करेगा SBI कि आपको बंगाल में या जहाँ पे बंगाली बोलने वाले लोग होंगे आपको उसी डिस्ट्रिक्ट या उसी ब्रांच में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर करेंगे वैलिडेट योर डिटेल्स। ये डिटेल्स भी हमारी वैलिडेट हो गई। अब फिर हमें क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर आप अपना प्रीव्यू देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल का। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा कि हाँ आई कन्फर्म दिस इज़ माई फ़ोटो, यहाँ पे मैंने क्लिक करा। इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने ऊपर दी है वो सही थी या नहीं थी। इसके बाद आप कंफर्म करेंगे आई एग्री। आई कन्फर्म दैट माई नेम एज फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में नाम फिल करा है वही सेम नाम आपके ID प्रूफ में भी होना चाहिए। देयर इज़ ए चेंज इन माई नेम एंड आई विल ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। इन केस मान लीजिए कोई नाम में कुछ इशू आ गया है तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे कि हाँ मेरे नाम में कुछ चेंज हो गया है और इसके मैं प्रूफ डॉक्यूमेंट मैं एग्ज़ाम के टाइम पर लेकर आऊँगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई सिग्नेचर। फिर इसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर। ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस ऑफ डेटा ऑलरेडी एंटर्ड विल बी परमिटेड। एक बार आपने अगर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बाद ओके पर क्लिक कर दिया, इसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसीड फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट प्रोसेस। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और पेमेंट हमारी प्रोसेस होगी। अब यहाँ मैंने क्लिक कर दिया ओके पर। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, ओके। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट होती है SBI वाली जिसको कंडक्ट IBPS कराता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म फिल करते टाइम आपके पास इतने सारे वैलिडेशन पॉइंट्स होते हैं। आप उन सारे वैलिडेट योर डिटेल्स वाले पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करिए, तो आपका जो
एरर होता है ना फॉर्म फिल करते टाइम, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा अगर आप प्रॉपर वेबसाइट और जो मैंने वीडियो में स्टेप्स बताए हैं आप उनको फॉलो करते हैं तो। अब यहाँ पर आ रहा है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन डालना है। इम्प्रेशन में बहुत क्लियरली याद रखिएगा स्टूडेंट, आपको अपने लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन देना है। ये लोड हो गया आपको, यहाँ पर आप अपना लेफ्ट थंब देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर ओके क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका प्रीव्यू आ जाएगा लेफ्ट हैंड थंब का। यहाँ पर आप अपना प्रीव्यू देख सकते हैं लेफ्ट हैंड थंब का, इनकेस वेरीफाई करने के लिए। अब इसके बाद आता है आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आप क्लिक करेंगे चूज फाइल, और यहाँ पर ये रही मेरी डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन आपका यहाँ पे जैसे दिखा रहा है लोडिंग, तो डिक्लेरेशन लोड हो रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन लोड हुई और उसके बाद आपको डिक्लेरेशन का प्रीव्यू आ गया, जहाँ पर आपकी डिक्लेरेशन में इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है कि यहाँ पर आपको ईयर ऑफ बर्थ भी पूछा है। आई आदित्य कुमार सिंह, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। द सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इज ऑफ माइन। तो स्टूडेंट ये पूरा डिक्लेरेशन फॉर्म आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, SBI PO के नोटिफिकेशन पर भी मिल जाएगा, वहाँ से आपको एज इट इज़ कॉपी करना है। सिर्फ आप यहाँ पर नेम और अपना ईयर ऑफ यानी डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। इसके बाद आपको क्लिक करना है ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सिक्योरिटी कोड डालेंगे TXYYW। इसके बाद आप क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर आपको पॉपअप आएगा कि आपने जो डेटा करेक्ट करा है वो सही था या नहीं। इसके बाद आप क्लिक करेंगे ओके पर। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए फॉर्म का अमाउंट आ गया और आपसे एक बार फिर से सिक्योरिटी कोड पूछा है 63Y58। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सबमिट पर। यहाँ पर कर दिया आपने ओके। अब आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आप चले जाएंगे पेमेंट गेटवे पर। आप इन तरीक़ों से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या डेबिट कार्ड में ATM पिन से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट या कैश कार्ड से आप भी पेमेंट कर सकते हैं। आप QR कोड से पेमेंट कर सकते हैं और UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आजकल सबसे इजी पेमेंट का मेथड होता है हमारा QR, तो मैं यहाँ पे QR से पेमेंट करूँगा। यहाँ पर मैंने क्लिक करा मेक पेमेंट, प्रोसीड विद पेमेंट आ गया। और जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आएगा आपके पास, या तो आप अपनी UPI ID डाल दीजिए, अदरवाइज़ आप क्लिक करिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू स्कैन। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कैन का कोड आ चुका है मेरा। अब मैं इस कोड को स्कैन करूँगा। जैसे ही आप कोड स्कैन करेंगे उसके बाद आपको वहाँ पे पेमेंट प्रोसेस करनी है अपनी UPI विंडो पर। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा पेमेंट स्टेटस सक्सेस। इसके बाद आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और इसके प्रिंट आउट को आप सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि SBI PO का फॉर्म हमें कैसे फिल करना है। बट इसके बाद भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आता है फॉर्म फिल करते टाइम, आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आप लोगों के डाउट्स के रिप्लाई कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि SBI PO की प्रेपरेशन हमें कैसे करनी है।